Hello, sir. Good evening. Am I audible? So, sir, we will start this session in next 2-3 minutes. Just waiting to go live. So, sir, we are good to go. Actually, if you want तो अपन 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी मैसेज गया है तो आई गेस कि स्टूडेंट्स विल ज्वाइन सून. हाँ तो हाँ सर, आराम से कोई श्योर दिक्कत नहीं। श्योर ओके सर, थैंक यू. Now we can start, sir. We are good to go. So, I request to everybody to close your camera and mute your mic so that you can hear properly. Should we start, sir? Yes, sir. Yes. Hello friends, a very good evening to all of you. गाइस, जो लोग कल नहीं थे उनको मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवा दूं. हम लोगों ने कल ईवी बिल टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट? ईवी बिल सेक्शन 68 रीड विथ रूल 138. Very simple topic. I've given you the very short and summary notes by which इतना भी आप अगर पढ़ के जाते हैं ना तो definitely the whole topic will get covered. Okay, so you need not have to worry about the things जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. पूरी चीजें मैं इसमें cover कर रहा हूँ. Let's start it. So yesterday we saw that we have seen that every registered person जिसका goods का value 50,000 रुपीज के ऊपर चले जाए, 50,000 एक्सीडिंग 50,000, एग्जैक्ट 50,000 है,
there need not be a requirement of EV bill. So if it exceeds 50,000, EV bill is required, and the 50,000 value will calculate by adding the GST component. GST component को हम लोग add करके वो value निकालेंगे. If you are supplying the exempted goods along with your taxable goods, then for calculating the 50,000 limit, you should not add that. You should not add exempt goods value for calculating the 50,000 rupees. Okay. Next important point I already told you. It is not necessary that the EV bill should be prepared only when you make the supply of the goods. In case, even if you are supplying the goods to the job worker, means you are not supplying to someone else for consideration. You are supplying the goods to the job worker. Even in that case, when the delivery challan issued, you should issue a e-way bill, right? You should prepare the e-way bill. तो इस कुछ तरीके से हम लोगों ने e-way bill के बारे में कल देखा था. Bill to ship to transaction we have seen. In bill to ship to transaction, there are two invoices. दो invoices रहेंगे, but you have to prepare only one bill. Again, I'm repeating how. Suppose A makes the supply of goods to B and then B to C, right? But in another case, B ask A to make directly supply to C, है ना? B ने A को बोला कि आप direct C को supply कर दो. इस केस में दो invoices बनेंगे guys. पहले A जो supply कर रहा है B को, वहां पे एक invoice बनेगा, और फिर B C को एक सप्लाई करेगा, वहां पे एक इनवॉइस बनेगा. तो यहाँ इनवॉइसेस तो दो है, बट गुड्स का मूवमेंट सिर्फ A to C है, राइट? सो इन दैट केस ओनली वन ईवी बिल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड. दैट इज कॉल्ड एज अ बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट थिंग, ईवी बिल कैन बी जनरेटेड कौन से फॉर्म में? EWB01, GST EWB01. ये फॉर्म याद रखो. हर फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं रहती. मेनी स्टूडेंट आस्क मी कि सर हर एक फॉर्म की डिटेल नाम हमें याद रखना पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बट इन दिस केस ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स रहते गाइस. इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दोस फॉर्म लाइक GST EWB01, राइट? सो इन GST EWB01 देयर इज अ पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A में जो रेसिपिएंट रहता है उसकी पूरी डिटेल रहेगी, और पार्ट B में ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स रहेगी. यहां तक हम लोगों ने कल देख लिया था, राइट? विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. देखो, नाउ ईवी बिल कैन बी जनरेटेड बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट और द ट्रांसपोर्टर. तीन में से कोई भी पर्सन ईवी बिल जनरेट कर सकता है. लिसन, सपोज आई एम अ सप्लायर एंड यू आर द रेसिपिएंट, और एक थर्ड ट्रांसपोर्टर है. कौन है? सनी देओल, है ना? वो गड्डी लेके निकलता है, राइट? हाँ, तो सनी देओल इज अ ट्रांसपोर्टर गाइस. तो देखो, ईवे बिल मैं बना सकता हूं, या ईवे बिल आप बना सकते हैं, या फिर ईवे बिल कौन बना सकता है? दैट ट्रांसपोर्टर, मतलब सनी देओल भी बना सकता है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने जो गुड्स रेसिपिएंट को भेजे उसकी वैल्यू है 40,000, तो मैं ईवे बिल नहीं बनाऊंगा. फिर और कोई दूसरा सप्लायर है, उसने भेजे, उसकी वैल्यू 20,000 है, वो भी ईवे बिल नहीं बनाएगा. तीसरे किसी ने भेजे, उसका वैल्यू है 45,000, उसने भी ईवी बिल नहीं बनाया. बट जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर, ये पूरे जो हमारे पैकेजेस है, ये पूरे सनी देओल के ट्रक में जा रहा है, राइट? तो सनी देओल का जो ट्रक है उसके पूरे कंसाइनमेंट, उसके यहाँ पे जो भी कंसाइनमेंट है, उन सब की वैल्यू exceeds 50,000 rupees. In that case, that transporter would required to prepare a consolidated EV bill. उसे consolidated EV bill बनाना पड़ेगा. तो देखो वहां पे लिखता है where a multiple consignment, है ना? Where a multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, transporter may indicate the serial number of EV bills generated and can generate a consolidated EV bill in the form GST EWB02. जब एक कंसोलिडेटेड ईवी बिल बनाया जाता है, ये EWB02 फॉर्म में बनाना. लिसन, कंसोलिडेटेड ईवी बिल इज टू बी प्रिपेयर इन फॉर्म EWB02 and normal EV bill in EWB01. Now next is part A. ये कुछ लोगों के लिए इसमें एग्जेम्पशन दिया है पार्ट ए के लिए. तो अपन देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है. लेट्स देखो, पार्ट ए में मैंने बोला आपको रेसिपिएंट की डिटेल रहते हैं. ऑलवेज अ रेसिपिएंट डिटेल्स वुड हैव टू फिल इन पार्ट ए. तो व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, लिसन, let's take an example. Suppose I am a supplier of cotton, you know cotton, yes. तो cotton को वेब्रिज पे, वो जो भी मैंने
कंटेनर में डाला उसको और उसको वेब ब्रिज तक लेके जाना है ना, उसका काउंटिंग होता है, काउंटिंग वेब ब्रिज पे, और फिर वहां पे रेसिपिएंट के यहाँ पे जाना, राइट। या फिर चिलीज फॉर दैट मैटर, चिलीज पोटैटो जो भी आइटम है उसको आप पहले वेब ब्रिज पे लेके जा रहे हो और वेब ब्रिज पे फिर काउंटिंग होके फिर आगे जा रहा है, राइट। तो इन दैट केस देखो क्या बोलता है, पार्ट ए शॉल ऑलवेज बी फिल्ड, हमेशा उसको फिल करना है, बट उसका एक्सेप्शन देखो क्या है, एक्सेप्ट when e-way bill is not required to be generated, for example supply of exempt goods, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, exempt good के केस में e-way bill नेसेसरी नहीं है, और the supply of goods up to 20 kilometers from the consigners to the way bridge etc. मतलब क्या गाइस, सपोज मैं कंसाइनर हूं, मेरे फैक्ट्री से गुड्स वे ब्रिज तक जा रहे हैं, उनकी वैल्यू लेट से 1 लाख रुपए, वैल्यू 2 मिनट के लिए 1 लाख रुपए, बट अगर वो वे ब्रिज और मेरा जो फैक्ट्री है वहां का डिस्टेंस इट इज अप टू, इफ इट इज अप टू 20 किलोमीटर्स, देन द ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट 20 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस वाइज ई-वे बिल नहीं है, वैल्यू पे है, तो वैल्यू तो आपकी 50,000 रुपए से ऊपर जा रही, बट आपका कंसाइनर का प्रीमाइसेस और ई-वे जो वे ब्रिज है उसका डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर से कम है, देन it is not required, it is not mandatory for a person to prepare a e-way bill. Okay, then e-way bill मतलब पार्ट ए नहीं भरना है, एंड पार्ट ए डिटेल्स में क्या क्या रहता है वो ऑलरेडी बता दिया था कल, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर रहेगा, देन रेसिपिएंट का रहेगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ है, आपको कहाँ गुड्स को लेके जाना है, प्लेस ऑफ डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, then HSN code etc etc, all these details are required when a supplier is prepared the e-way bill. Then next part B, part B पे क्या डिटेल्स रखते हैं देखो, part B डिटेल्स, and it is not to be prepared or it is not to be filled in following two cases. Okay, so part B की डिटेल ट्रांसपोर्टर की रहती है, तो कौन से केसेस में नहीं भरना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बताऊंगा आपको। चलो देखो क्या है, पहला place of business of consigner and transporter for further transportation is less than 50 kilometer. What does this mean? देखो very simple, let's take an example. मैंने कोई goods, I am a consigner, I am a supplier, I send some goods to the transporter, okay, and अब वो transporter क्या कर रहा है, transporter goods आपको भेज रहा है, मतलब recipient को भेज रहा है, तो if the distance between that transporter's premises एंड रेसिपिएंट प्रीमाइसेस, ट्रांसपोर्टर का प्रीमाइसेस और रेसिपिएंट का प्रीमाइसेस वो अगर 50 किलोमीटर से कम है, तो फिर पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं। लिसन गाइस, पार्ट बी ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल रहती है, तो वो कब भरने की जरूरत नहीं, इफ दैट ट्रांसपोर्टर्स, मतलब आपने गैरेज पे भेजा, वो ट्रक के गैरेज पे भेजा, वहां से अगर रेसिपिएंट का डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है, तो फिर पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। एंड इन सेकंड केस, इन केस वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर and the distance between the place of transporter to the final place of consignee is less than 50 किलोमीटर, तो सॉरी पहले पॉइंट में था कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है तो भी पार्ट बी नहीं भरना, एंड अगर ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस से कंसाइनी का मतलब रेसिपिएंट का प्रीमाइसेस वो अगर 50 किलोमीटर से कम है तो भी पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं। दो केसेस में पार्ट बी नहीं। देखो मैं सप्लायर हूं, कंसाइनर हूं, कंसाइनर के प्रीमाइसेस से ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस इफ इट इज अप टू 50 किलोमीटर, नो ई-वे बिल का पार्ट बी, पार्ट ए जरूर, यहां पार्ट बी की बात चल रही, एंड अगर ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस से अगर कंसाइनी का मतलब रेसिपिएंट का प्रीमाइसेस अगर 50 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर है, तो फिर उस केस में भी आपको ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ई-वे बिल के पार्ट बी की 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, देन एक पॉइंट और बता दूं आपको, वहां पे देखो, इफ द कंसाइनर फेल्स टू जनरेट द ई-वे बिल देन ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट अदर देन railways, air and vessel a consolidated e-way bill that we had already seen. Transporter consolidated e-way bill generate कर सकता है, transporter can prepare a consolidated e-way bill, but in case of railways, air and vessel, important point आपको मार्क करना है, मैंने ये नोट्स ऑलरेडी सुपर प्रॉफ के पोर्टल पे दे दिए, वहां से आप ले सकते हो, राइट। सो इन केस ऑफ रेलवेज, एयर एंड वेसल, ये लोग आपके ई-वे बिल नहीं बनाएंगे। ओके, सिर्फ ट्रक के केस में या लॉरीज के केस में ई-वे बिल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ट्रांसपोर्टर। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, अ वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। यहां पे बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं समझा के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ई-वे बिल का वैलिडिटी क्या होता है, देखो
A e-way bill is valid for a period of generation up to the below mentioned validity period. बहुत बार क्या होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपने e-way bill बनाया तो यह हमेशा के लिए वैलिड रहेगा. e-way bill is valid अगर आपका डिस्टेंस मतलब जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इफ इट इज अप टू 100 किलोमीटर, इफ इट इज अप टू 100 किलोमीटर, देन इसकी वैलिडिटी 1 डे की रहती है. मतलब क्या, सपोज आपको गुड्स लेके जाना है 110 किलोमीटर, मतलब कंसाइनर से कंसाइनी के पास जा रहे हैं और उसका डिस्टेंस है 110 किलोमीटर, तो उसकी वैलिडिटी हो जाएगी 2 डे. अप टू 100 किलोमीटर है तो 1 डे, और 100 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी ज्यादा हो गया तो उसकी वैलिडिटी हो जाएगी 2 डे. अप टू 200 इन द मल्टीपल ऑफ 100. सो इफ योर डिस्टेंस इज 210 किलोमीटर, then the validity of e-way bill is up to 3 days and so on. Okay, and in case of over dimensional cargo, है ना, आप देखोगे हाईवे पे बहुत लोडेड ट्रक्स रहते, ओवर डायमेंशनल कार्गोज रहते, उनके केस में वो बहुत धीरे धीरे चलते, तो उनके केस में 20 किलोमीटर के लिए 1 डे, क्योंकि वो कार्गो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन जो भी ट्रक रहते हैं वो बहुत धीरे चलते हैं, इसलिए उनके केस में 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन की वैलिडिटी है. मतलब फॉर इफ यू से 22 किलोमीटर तो 2 दिन की वैलिडिटी रहेगी. ओके, एंड फॉर नीचे दिया है फॉर एवरी 100 किलोमीटर और अ पार्ट देयर ऑफ देन 1 एडिशनल डे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे 110 किलोमीटर से तो 2 डेज, 510 किलोमीटर से तो टेल मी 6 डेज, 1010 किलोमीटर से तो 11 days. Like example they have given, listen the example. If the goods are moved from Mumbai to Delhi and the distance is let's say 1484 kilometer, 1484, then validity is 15 days. Yes, very good, very simple. Okay, अब आपको ये वैलिडिटी 1 डे की कहां से काउंट किया जाता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है. लिसन अप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं. जैसे लेट्स से टुडे इज 14th of October. ओके, यू प्रिपेयर द ई-वे बिल इन मॉर्निंग 4 बजे आपने ई-वे बिल बनाया, राइट, और आपका डिस्टेंस है लेट्स से 90 किलोमीटर है, तो आपको 1 दिन की वैलिडिटी है. बट ये अब 1 दिन कहां से कैलकुलेट किया जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लिसन, कहां से 1 दिन कंप्यूट किया जाए? सुबह 4 बजे से 14 तारीख को सुबह 4 बजे से 15 तारीख के सुबह 4 बजे तक 1 दिन कंप्यूट किया जाए? द आंसर इज नो. 1 day is computed from midnight 12, मतलब आज रात के 14 के रात को 12 बजे से काउंट होगा वो डे. मतलब भले ही आपने ई-वे बिल मॉर्निंग 4 बजे बनाया, मॉर्निंग यू प्रिपेयर द ई-वे बिल एट 4 o'clock in the morning, but you have to compute the 1 day validity from 12 midnight. मतलब it is valid from 14th midnight at 12 o'clock, आज के रात को 12 बजे से कल के रात को 12 बजे तक उसकी वैलिडिटी रहेगी. अरे समझा आपको? इफ यू प्रिपेयर द बिल नाउ एट दिस टाइम, नाउ द टाइम इज लेट्स से 8 o'clock इन द इवनिंग ऑन 14, स्टिल उसका 1 डे का टाइम काउंट किया जाएगा रात को 12 बजे से. आपने आज रात को 11 बजे ई-वे बिल बनाया, फिर भी उसका टाइम रात को 12 बजे से काउंट किया जाएगा. कहने का मतलब जिस दिन आप ई-वे बिल बनाएंगे उस दिन के रात के 12 बजे से नेक्स्ट डे के रात के 12 बजे तक ई-वे बिल का 1 डे का टाइम काउंट होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सारे स्टूडेंट को ये पॉइंट पता नहीं रहता है गाइस. ओके, तो देखो वहां पे दिया है, goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in e-way bill. The e-way bill may be cancelled within 24 hours of generation. Yes, this is another point I am again telling you. वो तो आपको समझ गया. ये पॉइंट देखो क्या है. क्वेश्चन ये उठा था गाइस कि एक बार ई-वे बिल बनाने के बाद क्या उसमें करेक्शंस हो सकते हैं? द आंसर इज नो. गवर्नमेंट इज वेरी रिलक्टेंट, आई डोंट नो व्हाई. फांसी की किसी को सजा दिया जाता है ना, तो उसकी भी पुनर्याचिका दाखिल कर सकते है ना, राष्ट्रपति के पास आप. लेकिन ये ई-वे बिल एक बार आपने बना दिया, वो ई-वे बिल को आप चेंज नहीं करवा सकते. बड़ा अजीब लॉ बना के रखा है ये. तो अगर आपको ई-वे बिल में कोई चेंजेस है तो सीधा उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कैंसिल इट विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन. जब ई-वे बिल बना वहां से 24 आवर्स में यू हैव टू कैंसिल इट. द ई-वे बिल वेरीफाइड इन ट्रांजिट कैन. हाँ, लेकिन ई-वे बिल कोई ऑफिसर ने ये आपको मान के चलो ई-वे बिल बना के 10 घंटे हो गए, लेकिन बीच में आपका ट्रक पकड़ लिया और वो ऑफिसर ने सब आपके डॉक्यूमेंट चेक किए, ई-वे बिल भी चेक किया. In that case, you cannot cancel it. If the officer checked that e-way bill, then in that case, you cannot cancel the e-way bill. So, if the officer has not been check your truck or e-way bill or any invoice,
then the EV bill can be cancelled up to 14 hours from the time of its generation. Okay, then the details of EV bill has made available to the supplier. अगर वो रेसिपिएंट ने बनाया तो सप्लायर को अवेलेबल किए जाएंगे, और सप्लायर ने बनाया तो उसके डिटेल मतलब इफ आई एम अ सप्लायर यू आर रेसिपिएंट, अगर मैंने ईवी बिल बनाया तो उसके डिटेल आपको अवेलेबल किए जाएंगे, और रेसिपिएंट ने बनाया, क्योंकि कोई भी बना सकता है, रेसिपिएंट या सप्लायर या ट्रांसपोर्टर, तो रेसिपिएंट ने बनाया तो उसके डिटेल सप्लायर को अवेलेबल किए जाएंगे। और अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है या उसको रिजेक्ट करना है तो विद इन 72 आवर्स उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। लिसन, suppose I prepare the EV bill and I provide the details of it to you, right? So now it is up to you whether to accept it or not. You have a chance to reject it or accept it, and it should be the chance will live till 72 hours. If the 72 hour get passed, it is deemed that you accept that EV bill. Okay, तो देखो वहां पे क्या लिखता है, the details of EV bill has to be made available to the supplier. Supplier को देना पड़ेगा if it is the bill is prepared by the recipient, and to the recipient if transporter or supplier has furnished bill. These bills have to be communicated for their acceptance or rejection within 72 hours. 72 hours में आपको communicate करना पड़ेगा. Details being have to be communicated, made available or at the time of delivery, whichever is earlier. Otherwise it shall be deemed to be accepted. मतलब वो पर्सन ने एक्सेप्ट किया ऐसे माना जाएगा, राइट? और ये बहुत बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन, आई कैन से ड्रैकोनियन प्रोविजन आया, यू नो, अगर आपने कंसेक्यूटिव 2 पीरियड के ईवी बिल नहीं भरे, गाइस लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम practical life also. If you have not prepared or if you have not filed the return of GST, consecutive 2 पीरियड के रिटर्न आपने नहीं भरे, तो पोर्टल आपके ईवे बिल के फैसिलिटी को गाइस ब्लॉक कर देता है, मतलब आप ईवे बिल नहीं बना पाओगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल एंगल से भी एग्जाम में पूछने के चांसेस है. इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, if you have not filed the returns of consecutive 2 period, then your EV bill preparation facility can has to be blocked by the department. मतलब डिपार्टमेंट आपका ब्लॉक कर देगा, आप EV बिल नहीं बना पाएंगे. लिसन गाइस, अगर आप 2 महीने के रिटर्न नहीं भर रहे हो, मतलब आपका EV बिल का फैसिलिटी ब्लॉक हो गया, तो आप कहीं गुड्स ही नहीं भेज पाओगे. इमेजिन आप कहीं गुड्स ही नहीं भेज पा रहे हो, तो आपका सप्लाई का सिस्टम, सप्लाई का चेन पूरा बंद हो जाएगा. तो दिस इज वेरी ड्रैकोनियन प्रोविजन. The step has been taken by the government, and actually अगर ये आपने नहीं फाइल किया रिटर्न तो आपका ईवे बिल ही आगे नहीं बन पाता है, आपके पूरे सेल वहां पे रुक जाएंगे. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट ई-वे बिल फैसिलिटी. आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ई-वे बिल में कवर करके दूं. आप इतने नोट्स भी ई-वे बिल के पढ़ के गए, इट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ टू कवर ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स एंड थियोरेटिकल थिंग. मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के एंगल से भी आपको पूरी चीजें समझा दिया. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. थैंक यू सर. सो गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, और यू कैन रेज योर हैंड. So I didn't receive any query from you guys. I have shared this Telegram channel link, and also I have shared the WhatsApp group. You can join these WhatsApp group related to your exam. And I guess this is it for today's session. We will definitely get back with the last session of this series on day after tomorrow at the same time, 7:30. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, everyone.